अब आइए सदस्यता, मेंबरशिप, ILO की सदस्यता। अब इसकी सदस्यता से संबंधित 3 प्रावधान है। देयर आर 3 प्रोविजंस रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ ILO। ILO की सदस्यता से संबंधित 3 प्रावधान है। प्रावधान नंबर 1, द फाउंडर मेंबर ऑफ द ILO, फाउंडर मेंबर ऑफ ILO will continue its membership। यानी कि ILO के जो स्थापना सदस्य हैं, समझे, तो ILO की स्थापना हुई 1919 में, तो जो उसके स्थापना सदस्य हैं वो लोग अपनी सदस्यता को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। उनकी सदस्यता नियमित रहेगी, निरंतरता रहेगी। दूसरा पॉइंट दूसरा कहता है कि द मेंबर ऑफ UNO, कि सर छोड़िए MLA वाला में नहीं दिए, मुँह एक में दे दीजिए ना, चलिए। हाँ, तो दूसरी चीज़ कहा कि जो UNO के मेंबर होंगे उसको ILO की मेंबरशिप अलग से नहीं लेने की ज़रूरत है, समझे। ऑटोमेटिक जो है वो ILO का मेंबर भी माना जाएगा। यानी कि द मेंबर ऑफ UNO शैल बी कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ ILO। अब तीसरा कहता है, तो पहला हम लोग देखें कि फाउंडर मेंबर ऑफ ILO वो कंटिन्यू करेगा। दूसरा देखें कि जो UNO का मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली ILO का मेंबरशिप उसको मिल जाएगा, उसको अलग से अप्लाई करना है नहीं है। अब थर्ड है कि जो ये दोनों का मेंबर नहीं हो, ठीक है। और सबसे पहली बात बता दें कि इसको जो मेंबरशिप मिलता है वो किसी नेशन को मिलता है, किसी कंट्री को मिलता है, कोई इंडिविजुअल इसके मेंबरशिप को नहीं ज्वाइन करता है, समझे। हमेशा कोई राष्ट्र या देश को इसकी सदस्यता मिलती है। अब कहता है कि कोई ऐसा देश हो, राष्ट्र हो, जो ना ILO का फाउंडर मेंबर हो और ना UNO का मेंबर हो, तो वह क्या करेगा, वह राष्ट्र एप्लीकेशन देगा, वो आवेदन देगा कि हमको मेंबरशिप दिया जाए, समझे। तो आवेदन देगा और उस आवेदन के अगेंस्ट में आगे जब पढ़ाएंगे तो आएगा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कि ILO का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। उसी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में इसके एप्लीकेशन को रखा जाएगा और 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। 2/3 अगर मेजॉरिटी हो गया, समझे, 2/3 बहुमत हो गया, तब इसको सदस्यता मिलेगी। अब अपने देश इंडिया के बारे में विचार किया जाए, भारत के बारे में, तो भारत, इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ ILO। इंडिया जो है वो ILO का फाउंडर मेंबर है। अब यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, विडंबना है कि ILO एस्टेब्लिश हुआ 1919 में, एंड दैट टाइम इंडिया वाज कॉलोनियल ऑफ UK। भारत जो था वो तो गुलाम था, भारत तो स्वतंत्र देश था नहीं, उसको देश की मान्यता तो थी नहीं, मान्यता नहीं थी 1919 में, तो फिर से कैसे बना दिया। तो उसमें 2 पिलर जो थे वो अमेरिका, ब्रिटेन, बाद में अमेरिका, रसिया, इस तरह का पिलर होता। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा देश में किसकी शासन हुई है, ब्रिटिश की।
अमेरिका में भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, अमेरिका भी, समझे। तो वो पोलराइजेशन के लिए ये क्या किया कि अपना कॉलोनियल जितने भी थे उसके जो उपनिवेश थे उसको भी मेंबरशिप दिला दिया। रिजल्ट ये हुआ कि उल्टा पड़ गया कि आप इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया इज़ ए कंट्री, इसलिए कि ILO को जो सदस्यता दे रहे हैं तो उसका सदस्यता तो देश होगा, तो आप इंटरनेशनल लेवल पर वो कंट्री एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से बहुत हुआ है। आप देखिएगा कुछ चाइना ऑक्युपाई कर लिया है, ऑक्युपाइड बाई चाइना कैप्चर किए हुए है, समझे। कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जो चाइना कैप्चर किए हुआ है लेकिन उसको वहाँ मेंबरशिप मिली, तो वो सब अगला में अलग मैटर है, समझे। तो ये 3 मेंबरशिप के लिए प्रावधान है, समझे, और तीनों में किसी तरह से आपको मिल जाना चाहिए, समझे। चाहे फाउंडर मेंबर के रूप में मिला हो, चाहे UNO के मेंबरशिप के रूप में मिले, और नहीं तो आपको थर्ड ऑप्शन है कि आप एप्लीकेशन दीजिए और एप्लीकेशन दे करके 2/3 बहुमत से आपको मेंबरशिप। देखिए ILO के 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द ILO। पहले ऑर्गन का नाम है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है दैट इज गवर्निंग बॉडी, शासकीय निकाय। पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, दूसरा हो गया शासकीय निकाय, तीसरा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, ठीक है। There are 3 important organs of ILO. First one is International Labour Conference, second one is governing body, and third one is International Labour Office, ठीक है। अब यहाँ ये सब को भूल जाते हैं हम लोग। लेट ILO इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। जहाँ एक सदन है उसी को हम लेंगे, वेस्ट बंगाल भी ले सकते हैं लेकिन बहुत दूर हम लोग से हो जाता है। झारखंड पड़ोसी है बेचारा, इसलिए वहाँ एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ विधानसभा ही केवल हो, विधान परिषद नहीं हो, उसी को एग्जाम्पल में लीजिएगा, तुरंत सेट कर जाएगा। अब विधान परिषद विधानसभा जहाँ दोनों हो उसको एग्जाम्पल में लीजिएगा ना तो कन्फ्यूजन होगा समझने में। तो इसलिए यहाँ लेट कि ILO बराबर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। अब देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्वेश्चन समझिएगा। टू कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, द झारखंड स्टेट हैज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। झारखंड सरकार का गठन करने के लिए झारखंड राज्य को कितने खंड में बांटा गया है? बोलिए, कितने खंड में बांटा गया है? झारखंड सरकार के गठन के लिए झारखंड राज्य को कितने खंड में बांटा गया है?
कितना टुकड़ा में बांटा गया है। ठीक है, चलिए चलिए, हो गया, समझ में आ गया। झारखंड सरकार का गठन करने के लिए झारखंड राज्य को 81 टुकड़ा में तोड़ा गया है। ऑफ कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए। देखिए, तो झारखंड सरकार का गठन इसी 81 क्षेत्र से जो चुने गए प्रतिनिधि है जनता द्वारा, वही एमएलए जिसको कहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के हों चाहे निर्दलीय जीत जाए गलती से, वही झारखंड सरकार का गठन करते हैं, समझे। तो उसी तरह मानिए कि ILO एक विधान एथी है, क्षेत्र है, तो ILO कितना टुकड़ा में टूटेगा, जितना इसका सदस्य देश होगा। जितना उसका सदस्य देश होगा उतना टुकड़ा में टूटेगा। यहाँ 81 विधानसभा क्षेत्र है झारखंड में। हर विधानसभा क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? एक 1 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं एज ए MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ इतना सदस्य देश है, और जितना सदस्य देश है एवरी मेंबर कंट्री से 4 डेलीगेट आएंगे। वह देश 4 डेलीगेट्स को चुन कर भेजेगा, और इस आउट ऑफ 4 डेलीगेट्स 2 रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे होंगे। 1 रिप्रेजेंट करेगा उस देश के एम्प्लॉयर सबको, और 1 रिप्रेजेंट करेगा उस देश के वर्कर सबको। जैसे भारत से 4 डेलीगेट जाएंगे, 4 में 2 रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट से, 1 रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉयर को, और 1 रिप्रेजेंट करेगा वर्कर को। तो टोटल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा 4। टोटल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज, जितना सदस्य देश हैं, और गुने 4। इसलिए यहाँ भी 4 लिख सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ नहीं लिखे इसलिए कि जो जाएगा उसमें हर देश से 2 उस देश का गवर्नमेंट का रहेगा, 1 उस देश के एम्प्लॉयर का रहेगा, और 1 उस देश के वर्कर का रहेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किए, चाहे इसी रेशियो में हर देश से आएगा। ठीक है। अब यहाँ बताइए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 2, कि कौन ऐसा अवसर है, कौन ऐसा टाइम है जिस समय ऑल रिप्रेजेंटेटिव एक साथ बैठते हों, कौन ऐसा समय है जिसमें ऑल रिप्रेजेंटेटिव एक साथ बैठते हों? सत्र, इसको कहते हैं सेशन। जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, असेंबली का सेशन चल रहा हो,
तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे यानी एमएलए होंगे वो एक साथ बैठेंगे। इसी तरह से ILO का कौन ऐसा मौका है, तो ILO का सेशन है और इस समय सारे लोग जो है एक साथ बैठेंगे। यह 6 माह का इसका ड्यूरेशन है, इस साल 2 गो होगा, 6 माह के इंटरवल पर होगा। इसका सेशन शुरू होगा फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ जून को शुरू होगा और यह सेशन चलेगा 10 से 15 दिन चलेगा। ठीक है, ये चलेगा 10 से 15 दिन। अब रिलेटेड कि झारखंड सरकार को कोई कानून पारित करना हो, झारखंड सरकार को कोई लॉ पारित करना हो, तो उसके लिए विधायक बिल कहाँ लाया जाएगा? हाँ, इसी सत्र में लाया जाएगा, इसी सेशन में वो बिल लाया जाएगा। ILO को कोई नियम पारित करना हो, उसके लिए कहाँ लाया जाएगा? रिजोल्यूशन सत्र में। तो ILO में 2 तरह का नियम पारित होता है, एक कन्वेंशन और दूसरा रिकमेंडेशन। उसके लिए कहाँ रिजोल्यूशन आता है? रिकमेंडेशन, उसके लिए इसी सेशन में प्रस्ताव आता है। अब यहाँ किसी भी बिल को पारित करने के लिए, इसको पास होने के लिए कितना चाहिए? मोर देन 50%, 50% जो उपस्थित हो, नहीं, इसको पारित करने के लिए चाहिए 2/3। दो तिहाई चाहिए। अब है कि जब ILO का सेशन नहीं चल रहा हो, जब झारखंड गवर्नमेंट का सेशन नहीं चल रहा हो, जब झारखंड सरकार का सत्र नहीं चल रहा हो, तो सारा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए कौन इम्पावर्ड है? कैबिनेट, मंत्रिमंडल जो है सारा इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकता है। उसी तरह से जब ILO का सत्र नहीं चल रहा हो, सेशन नहीं चल रहा हो, तो यहाँ भी एक कैबिनेट बनाया जाएगा जो कि ILO से रिलेटेड डिसीजन लेगा। तो इसका भी एक कैबिनेट बनेगा। इस कैबिनेट के हेड को क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर, CM कहते हैं। इस कैबिनेट के हेड को कहेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO, डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO। अगला क्वेश्चन, यह CM के साथ मिनिस्टर होंगे। टोटल के स्ट्रेंथ का कै % अलाउड है? 15%, 15% होंगे। यहाँ टोटल होंगे 56 गो, 56। इसमें टोटल कितना होगा? 56 होगा। समझे? 56 होगा। इस 56 ही जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा वो ले लेगा। कब? जब सत्र नहीं चल रहा हो तब। अब ये 56 में आउट ऑफ 56 56 गो में 10 गो रिजर्व है। रिजर्व है किसके लिए? फॉर डेवलप्ड नेशंस, विकसित राष्ट्र के लिए। विकसित राष्ट्र के लिए 10 रिजर्व है।
वह विकसित राष्ट्र कौन है? कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, चाइना और इंडिया। अब क्वेश्चन होता है कि चाइना और इंडिया कब से विकसित देश हो गया? तो चाइना तो हो गया, लेकिन इंडिया अभी भी विकासशील देश है। तो उस समय विकसित राष्ट्र की श्रेणी में इंडिया और चाइना को क्यों रखा गया? तो इसलिए रखा गया कि ILO लेबर का ऑर्गेनाइजेशन है और लेबर डायरेक्ट कनेक्टेड है पॉपुलेशन से, और ये जो पॉपुलेशन ही लेबर फोर्स होता है। तो इंडिया और चाइना जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड नेशंस था, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ लेबर या नंबर ऑफ लेबर फोर्स के आधार पर इंडिया और चाइना को डेवलप्ड नेशन के रूप में सम्मिलित किया गया, और दूसरे राष्ट्र को इकोनॉमिक के बेसिस पर डेवलप्ड नेशंस के रूप में सम्मिलित किया गया। तो ये डेवलप्ड नेशन का लिस्ट में क्या क्या है? तो एक कनाडा है, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, चाइना एंड इंडिया। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 और जापान। ठीक है, 10 को हो गया। अभी 10 नेशन जो है डेवलप्ड नेशन को इसमें जगह दिया गया। अब ये 56 जो है 56, ये 56 जो है, तो 56 का क्या बाइफर्केशन है? 28 GR गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, 14 ER एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव और 14 WR वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। इसमें से 10 को जो है वो रिजर्व रहेगा इनके लिए। इसमें से 10 रिजर्व है, बच गया कितना? 18। तो 18 और 14 14, 18 14 14 यही इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में डिसाइड होगा वोटिंग के द्वारा। और 10 को ऑलरेडी डिसाइडेड है गवर्निंग बॉडी में कि ये 10 राष्ट्र के 10 रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ जब इस सेशन नहीं चल रहा हो तो ये काम करेगा कैबिनेट। इसी सेशन को कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इस कैबिनेट को कहा जाता है गवर्निंग बॉडी। सेशन को कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस और उस कैबिनेट को कहा जाता है गवर्निंग बॉडी। अब ये झारखंड सरकार का जो कैबिनेट बना, इसका लाइफ कितना होता है? 5 इयर्स। इसका गवर्निंग बॉडी का लाइफ होगा 3 इयर्स। एक कंस्टिट्यूट होगा फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए गठित होगा। अब देखिए, ये सेशन चलाना हो, कैबिनेट बैठाना हो, ये सारा जो फंक्शन होता है उसके लिए ऑफिस चाहिए, उसके लिए साहब लोगों को केबिन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसको कहा जाता है क्या? सेक्रेटारिएट। सेक्रेटारिएट कहा जाता है। उसी तरह से एक इंडियन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस या गवर्निंग बॉडी, इसके लिए जो ऑफिस होता है उसको कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस।
अब यहाँ ये मंत्री जी लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं, इनके साथ साथ वहाँ और कौन रहता है? क्लर्क, ऑफिसर रहता है, क्लर्क रहता है, प्यून रहता है, स्वीपर रहता, ये सब रहता है। तो यहाँ भी इस ऑफिस में जो इसका ऑफिस होगा, उस ऑफिस में भी अदर स्टाफ रहेगा। और हर देश के लिए कोटा फिक्स है, समझे? कितना इतना आपके यहाँ से इंटेलेक्चुअल जाएंगे वहाँ काम करने के लिए। इसका रिसर्च विंग भी होता है जिसका नाम कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज़, समझे? यही ऑफिस कम्युनिकेशन करेगा, बुक पर प्रिंट करेगा, सारा चीज़ यही ड्राफ्टिंग वगैरह करेगा। इसका रीजनल ऑफिस भी अलग अलग देश में खोले गए, ब्रांच ऑफिस भी अलग अलग देश में खोला गया। तो ये इसका ILO का एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वह यही 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है जिसको हम लोग देख लिए, ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, समझे? तो सारा एक्टिविटी जो है इसी तीनों इम्पोर्टेंट ऑर्गन से कंटिन्यू किया जाता है, संपन्न किया जाता है, समझे? तो अब इसको हम लोग केवल ब्रीफ में लिख देंगे तो वो ILO का ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? देखिए, जैसे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में कोई नियम बनाने के लिए हम रिजोल्यूशन लाए। यह रिजोल्यूशन 2 रूप में हो सकता है, एक इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन और दूसरा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन। या तो कन्वेंशन के रूप में होगा या रिकमेंडेशन के रूप में होगा। दोनों रूप में आ सकता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर। अब यहाँ देखिएगा कि जब भी विधानसभा में कोई किसी विषय पर कानून पारित करने के लिए जब विधेयक लाया जाता है तो उस पर वोटिंग कराने के पहले क्या होता है? बहस होती है। डायरेक्ट उस पर वोटिंग नहीं कराया जाता है, पहले उसके प्रोस और कॉन्स को हम जस्टिफाई करते हैं और तब जाके सेकेंड स्टेज में हम लोग उस पर वोटिंग कराते हैं और तब उसका स्टेप आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में कोई भी प्रस्ताव लाया गया कन्वेंशन बनाने के लिए या रिकमेंडेशन बनाने के लिए, तो इस पर भी क्या होगा? डिबेट होगा, डिबेट होगा। अब आप देखिए अपने देश में या अपना झारखंड में देखिए, झारखंड में MLA बनने का क्या क्वालिफिकेशन है? उम्र, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन क्या है? नीलबट्टा सन्नाटा। अब जिसके पास शैक्षणिक नॉलेज नहीं हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, इंटेलेक्चुअल नहीं हो, वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर अपने ओपिनियन को कैसे रखेगा? उसके प्रोस और कॉन्स को कैसे करेगा? तो उसी तरह बिल पारित हो जा रहा है, उसके बाद धारणा प्रदर्शन होते रहता है अपना। तो वहाँ भी इंटेलेक्चुअल होना चाहिए ना। तो उस अपने यहाँ कुछ सिस्टम है जिसके तहत उस पर इंटेलेक्चुअल ब्रेन ले करके तब खाली हाथ उठाने नहीं उठाने के लिए इनको दिया जाता है, लाल हाला बॉटम बनाने के लिए दिया जाता है। अगर इनको कह दिया जाए कानून ड्राफ्ट कर दीजिए, पारित कर दीजिए, समझे, तो कानून का क्या दुर्दशा होगा भगवान जाने, समझे। लेकिन वो तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर आप अंगूठा छाप जा करके आप बहस नहीं कर सकते हैं। उसके प्रोस कॉन्स को आपको जस्टिफाई करना होता है, बेसलेस अनर्गल नहीं। जैसे विधानसभा और लोकसभा में देखते होइएगा कागज़ फेंकना, चप्पल फेंकना, कपड़ा फाड़ना, उस तरह का वहाँ अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाना न है। वहाँ कपड़ा, जूता, चप्पल नहीं फेंक सकते हैं, समझे। उसकी अपनी एक गरिमा होती है, आपका देश का वो एक सिंबल के रूप में होता है, समझे। तो यहाँ क्या किया कि एक प्रावधान जोड़ दिया है, जैसे 4 डेलीगेट एक राष्ट्र का जाएंगे, समझे, और हर ईच डेलीगेट 2 एडवाइज़र ले जा सकते हैं।
एडवाइज़र ईच डेलीगेट, प्रत्येक डेलीगेट जो है वो 2 एडवाइज़र ले जा सकते हैं। अब जो 2 एडवाइज़र ले जाइएगा वो पढ़ा लिखा आदमी ले जाइएगा, समझे। ऑलरेडी विषय आपको मालूम रहता है, ये विषय पर हमारा आएगा कन्वेंशन या रिकमेंडेशन पारित करने के लिए। अब ये जो इंटेलेक्चुअल है उस विषय पर पूरा अपने देश की स्थिति को ध्यान रखते हुए, गवर्नमेंट के पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उस पर बहस अपना करता है। तो ये हर डेलीगेट को 2 एडवाइज़र, यानी कि 4 डेलीगेट प्लस 8 एडवाइज़र, 12 गो तो कुर्सी हो गया रिजर्व एक देश का। ये एडवाइज़र जो है वो डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वोटिंग का राइट होगा डेलीगेट को, यानी उसको पारित करने के पक्ष में या उसके अगेंस्ट में जो वोटिंग होगा वो हमेशा देगा कौन? डेलीगेट देगा, ठीक है। और ये डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, समझे। माने एडवाइज़र जो है वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करेंगे, समझे, लेकिन वोटिंग ऑलवेज डेलीगेट ही देगा। अब एक सिचुएशनल फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे। क्या सिचुएशनल फैक्टर है? मानिए कि डेलीगेट भाषण दे लिया, हमारा जो एडवाइज़र भाषण दे लिया, और डेलीगेट का अब थोड़ा सा आधा घंटा के बाद जो है वह वोटिंग की स्थिति आई कि वोटिंग अब होगा, समझे। और उसी समय रात का डेलीगेट जो है बड़ा चिकन मटन खा लिया है, उसको लूज मोशन शुरू हो जाए। अब वो अपना बाथरूम देखेगा कि वोटिंग देखेगा? ये भी सिचुएशन आ गया ना। उसकी तबीयत खराब हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ वो अपने हेल्थ को देखेगा, लाइफ को देखेगा कि वो वोटिंग को देखेगा? तो वैसी स्थिति में ये डेलीगेट जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO से परमिशन लेकर के अपने पावर ऑफ वोटिंग को किसी एडवाइज़र को दे सकते हैं। यानी द डेलीगेट may transfer the power of voting to any advisor after kind permission of Director General of ILO। जे महानिदेशक ILO के अनुमति के बाद ये अपने मतदान के शक्ति को किसी परामर्शी को दे सकते हैं, समझे। अब मतदान जो है वो हो गया। अब एक इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, डिलीट करते हैं। अब देखिए कन्वेंशन आया, एक ही विषय पर कन्वेंशन भी आ सकता है, साथ में रिकमेंडेशन आ सकता है। दोनों में क्या अंतर है हम लोग बाद में देखेंगे। तो एक ही विषय पर कन्वेंशन और रिकमेंडेशन दो साथ ला देगा। कभी क्या होता है कि किसी विषय पर केवल कन्वेंशनल आएगा, कभी क्या होगा किसी विषय पर खाली रिकमेंडेशनल आएगा, समझे। तो 3 स्थिति होता है कि एक विषय पर कन्वेंशन प्लस रिकमेंडेशन दोनों आ गया, किसी विषय पर केवल कन्वेंशन आया, किसी विषय पर केवल रिकमेंडेशन आया। कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पर कन्वेंशन रिकमेंडेशन दोनों आता है, जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन, समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन भी लाया गया और रिकमेंडेशन भी लाया गया, और दोनों एक ही सत्र में 1951 में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन भी लाया गया और इक्वल रिम्यूनरेशन रिकमेंडेशन भी लाया गया, ठीक है। तो जब जैसे मानिए कि कोई बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा जिंदा है, बच्चा पैदा हुआ जिंदा है, तब उसका मुंडन होगा, छठियार होगा, जनेऊ होगा, सब प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा। अब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, वहीं पे सीधे लास्टे संस्कार करके ख़त्म कर दिया जाएगा, समझे। तो जैसे कन्वेंशन पारित होगा इसका नंबर दिया जाएगा, अब पारित नहीं हुआ तो कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझे। जब पारित होगा तब ना नामकरण होगा जी, उसका नामकरण पूरा दिया जाएगा। तो जैसे आएगा इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन नंबर 100, यानी कि ये पारित हुआ 100वां कन्वेंशन है जो पारित हुआ, समझे, ऑफ 1951 यानी 1951 में पारित हुआ, ठीक है।
तो अगर कन्वेंशन आया, ये पारित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिकमेंडेशन आया, पारित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तीसरा देखिए दोनों, तो हो सकता है कन्वेंशन पारित हो जाए, इसको हटा देते हैं, कन्वेंशन पारित हो जाए, रिकमेंडेशन पारित नहीं हो, कन्वेंशन नहीं पारित हो, रिकमेंडेशन पारित हो जाए, दोनों पारित हो जाए, दोनों नहीं पारित हो। नहीं समझे? और ये पारित करने के लिए कितना होना चाहिए बहुमत? 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 से पारित होगा। जैसे पारित हो जाएगा आगे का प्रोसेस शुरू होगा। कन्वेंशन पारित हुआ, उसका नंबर दीजिए, कितना नंबर का कन्वेंशन पारित हुआ? इतना नंबर का है। जितने भी सदस्य देश है सबको भेज दिया जाए, अपना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ देखिएगा कि कोई भी कानून पारित होता है तो जो रूलिंग पार्टी होता है वो कानून पारित करने के पक्ष में वोट देता है, और जो विरोधी दल होते हैं वो विपक्ष में वोट देते हैं। तो मानिए कि 193 देश यूएनओ के हैं सदस्य, 193 में 150 उसके फेवर में दिया, अब 43 उसके अगेंस्ट में दिया, समझे? आए पारित हो गया। तो पारित हो गया तो इसको जैसे रूलिंग पार्टी और विरोधी दल अगेंस्ट किया, रूलिंग पार्टी फेवर किया, कानून पारित हो गया। पारित होने के बाद वो लागू करने की जिम्मेवारी किस पर होगी? रूलिंग पार्टी पर लागू होगा, आगे सब पर लागू होगा? सब पर लागू होगा। केवल रूलिंग पार्टी वाला ही को नहीं मान्य होगा, पूरा पर लागू हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप वहाँ अगेंस्ट में भी वोटिंग दिए हैं तभी भी आपके पास आएगा कि इसको लागू कर लीजिए। अब लागू भले नहीं कीजिए, आगे उस जब बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हम भारत जो है अगेंस्ट में वोटिंग किया, समझे, और तभियो पारित हो गया। तो भारत की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि लागू करें, लेकिन हमारी अपने स्थिति के परिस्थिति के हिसाब से हमने उसका अगेंस्ट किया है। तो अब तो परिस्थिति बन नहीं ना जाएगी पारित होने के बाद। तो उसके लिए क्या होगा आगे हम लोग कन्वेंशन और रिकमेंडेशन जब अलग से देखेंगे तो उसमें ये चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि कोई भी रिजोल्यूशन के फॉर्म में कन्वेंशन या रिकमेंडेशन आता है तो किसी मैटर पर केवल कन्वेंशन ही ला देगा, किसी मैटर पर केवल रिकमेंडेशन ही लाया जाता है, और किसी मैटर पर कन्वेंशन और रिकमेंडेशन दोनों लाया जाता है। ठीक है, केवल कन्वेंशन आया तो पारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। केवल रिकमेंडेशन आया, पारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कन्वेंशन और रिकमेंडेशन दोनों लाया गया किसी विषय पर तो इसकी 4 कंडीशन हो सकती है। एक पारित हुआ, दूसरा नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, दूसरा पारित हो गया, दोनों पारित हो गए और दोनों नहीं पारित हुए। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम आता है कि दोनों आए, दोनों नहीं पारित हुआ। इसलिए कि पहले ही जो है वो पूरे विश्व के जितने नेशंस हैं उनके प्रॉब्लम्स को, लेबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज करके, ड्राफ्टिंग करके तब ये तैयार किया जाता है, समझे। तो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो पारित हो जाए, लेकिन सिचुएशनल फैक्टर से हम लोग इनकार नहीं कर सकते, समझे। कल एक बार आप देखे होइएगा कि पार्लियामेंट में विधेयक लाया गया, अब विधेयक पारित नहीं हुआ। तो पार्लियामेंट में विधेयक लाए, अब बहुमत से पारित करना है, पारित नहीं हुआ तो सीधे क्वेश्चन मार्क, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो। विधानसभा में लाया जाए विधेयक, पारित नहीं हो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। अब जान बचाने के लिए क्या करना होगा? फिर आप नहीं वो तो फेल कर गया, बिल पास नहीं हुआ, अपना बहुमत सिद्ध करना होगा पार्लियामेंट में या असेंबली में, समझे। तो इतना हार्ड होता है। तो इसी तरह से आंख बंद करके कन्वेंशन या रिकमेंडेशन का रिजोल्यूशन नहीं आता है, पहले पूरा देश का स्थिति को देख करके तब उसको ड्राफ्टिंग किया जाता है, समझे। और तब उसको रिजोल्यूशन के रूप में, कन्वेंशन के रूप में होगा कि रिकमेंडेशन के रूप में होगा, दोनों होगा, ये सारा एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारा एक्सपर्ट का काम होता है, समझे। जो रीजनल ऑफिस है वो सारे प्रॉब्लम को करता है, इस पर रिसर्च भी कराया जाता है, और रिसर्च को फाइंड आउट करके तब कंक्लूड करके इस सब ड्राफ्टिंग होता है। आंख बंद करके ये नहीं होता है। उसी तरह विधेयक का भी ड्राफ्टिंग जो होता है एक्सपर्ट टीम करता है,
समझे। इसीलिए नहीं तो अपने यहाँ के एमएलए एमपी लंगड़ा अंधरा बहरा गूंगा को बना देते हैं और उसको कह दीजिए कानून ड्राफ्ट कर दो तो उसके टेक्निकलिटी को ही नहीं समझ पाएगा, समझे। तो उसी तरह से वहाँ भी एक्सपर्ट ब्रेन और टोटल रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, ये सब माने कंट्री का रिपोर्ट, समझे, उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट सबको एनालाइज करके तब ये डिसाइड किया जाता है कि इस पर क्या लाया जाए, ठीक है। तो ये हमारा हमारा सिचुएशन होता है, समझे।